ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। निफ्टी करीब 25,358 पे। निफ्टी बैंक अभी भी एक स्ट्रॉन्ग मूव लेकर लगभग 51,926 की ट्रेजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है। निफ्टी आईटी में करीब 43,400 का स्तर है। फाइन, बाजार में कोई दिक्कत नहीं है। हाई लेवल्स पर सस्टेन करते हुए अब इस चर्चा को थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से मोड़ते हैं। आलोक अग्रवाल हमारे साथ एलके कैपिटल मैनेजमेंट के जुड़ चुके हैं। आलोक जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। कल ही इस इंडेक्स ने, निफ्टी ने ऑल टाइम हाई क्रिएट किया, स्ट्रॉन्ग मूव। और एक और चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है कि इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन स्पेशली फ्रॉम एफआईआईज बहुत स्ट्रॉन्ग है। बाजार में मूव अच्छे हैं, लेकिन हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान भी रखना है जिसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशो होता है। अभी इन लेवल्स पे बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशो किन किन स्पेस पे अवेलेबल है? अच्छा, क्योंकि आप देखिए जेम्स एंड ज्वेलरी, गोल्ड फाइनेंस कंपनियां, एनबीएफसीज काफ़ी बड़ा मूव दे चुकी हैं। बैंक स्थिर रहे इस फेज में। निफ्टी आईटी काफ़ी चल चुका है। स्पेस कहाँ नजर आ रहा है आपको चेस करने लायक इस वक्त? नमस्कार, धन्यवाद। लेकिन ऐसे समय पे जब मार्केट्स ऑल टाइम हाई पे हों और अक्सर प्राइस टू अर्निंग्स के बेसिस पे थोड़े एवरेज से ज्यादा पे दिख रहे हो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कि आप जहां ग्रोथ आ रही है वहां पे ज्यादा ध्यान दें। अगर इंडेक्स की अर्निंग्स ग्रोथ कंसेंसस नंबर्स को देखें तो अगले 2 साल 14-15% की सीधी ग्रो करने की एस्टिमेट्स है। एंड कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो इनमें 18-20-22% की ग्रो कर सकते हैं। अब कुछ सेक्टर्स ऐसे भी हैं जहां 10-12% पे ग्रोथ सीमित रह जाएगी। तो जहां पे एस्टिमेट्स लोअर हैं, सर्टेनिटी हायर ग्रोथ की नहीं है, वहां के बजाय हायर ग्रोथ सेक्टर्स में रहना बेहतर है। आपने अभी भी कहा कि एफआईएसपी भी ध्यान दे रहे हैं कि ऑब्वियसली इंडिया पे उनका होल्डिंग काफी ज्यादा है, नियरली 40% ऑफ फ्री फ्लोट वो ओन करते हैं। एंड लिक्विडिटी बढ़ने पर डेफिनेटली वो इंडिया पे और ज्यादा ध्यान देंगे। एंड इंडिया एक ग्रोथ मार्केट है, नॉट अ वैल्यू मार्केट। तो जिस सेगमेंट्स में ज्यादा ग्रोथ दिखे उन सेगमेंट्स में रहना बेहतर है। एंड मैं ग्रोथ की जब बात कर रहा हूँ तो अगले 1 या 2 क्वार्टर की नहीं, मिनिमम 2 साल और ज्यादा टाइम के लिए जहां ग्रोथ रह सके उन सेगमेंट्स में ध्यान देना चाहिए। अच्छा आलोक जी, अभी थोड़ा सा स्पेसिफिक आपका व्यू में है जो बैंक्स पे जानना चाहूँगा, क्योंकि बीते 3 महीने से इसको हम देख रहे हैं। ऑलमोस्ट जब से चुनाव के नतीजे आए हैं तब से बैंक्स जो है वो कंसोलिडेशन के मोड में है। तब तक तो निफ्टी बैंक में पैरिटी थी, लेकिन वो पैरिटी जो है वो लॉस्ट है इस वक्त। और स्पेशली ये आई थिंक डिसबैलेंस या फिर जो डिफरेंशियल है खलता है उस वक्त जब एनबीएफसीज काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव दे रही हैं। आप लोगों ने बैंक्स को कैसे इस वक्त अप्रोच किया है? और अगर मैं बैंक्स को भी 3 धड़ों में डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, जिसमें आप लार्ज कैप, मिड कैप, आप पीएसयूज और प्राइवेट बैंक्स, हर भाग में आप अपनी आई थिंक सुविधा के अनुसार क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक क्या आपका बैंक स्पेस वक्त? सर, बैंक्स को अगर मैं पहले जनरलाइज करके देखूं तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो बैंक में देखने के लिए होते हैं, सबसे पहले होती है ग्रोथ, दूसरी होती है उनकी मार्जिन, और तीसरी होती है उनकी क्रेडिट कॉस्ट, छठी बैड लोन के प्रोविजंस। ये तीनों ही चीजें कुछ 10-15 साल के बाद बीच में एक ऐसा समय आया था, लास्ट 1-2 साल, जहां तीनों ही चीजें बहुत स्ट्रांग थी। क्रेडिट ग्रोथ भी बहुत स्ट्रांग, मार्जिन भी स्ट्रांग, और क्रेडिट कॉस्ट तो डिकेडल लो पे थी। अब इन्हीं तीनों चीजों का साथ में अच्छा रहना थोड़ा मुश्किल नजर आता है। स्पेशली अगर ग्रोथ चाहिए तो थोड़ी मार्जिन छोड़नी होगी, और अगर मार्जिन रखते हैं तो ग्रोथ थोड़ा मुश्किल है। सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, डिपॉजिट्स ग्रोथ नहीं मिल पा रही बैंक्स को। तो अगर वो रेट हाइक ना करे डिपॉजिट्स पे तो डिपॉजिट आना मुश्किल हो रहा है, और अगर डिपॉजिट ना बढ़ाए तो क्रेडिट ग्रोथ आना मुश्किल। दोनों ही केस में ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए या तो मार्जिन छोड़नी होगी। तो ऐसे केस में प्रॉफिट की विजिबिलिटी, ग्रोथ की विजिबिलिटी थोड़ी सी कम होती है। वो एक कंसर्न है जिसके वजह से बैंक्स भी थोड़े से रुके हुए हैं। अगर ये कंसर्न भी दूर हो जाए तो शायद बेटर कर पाए। दूसरी चीज खास बात है, जैसे आपने क्लासिफाई करने को कहा, मोस्ट ऑफ द प्राइवेट बैंक्स या प्राइवेट एनबीएफसीज एक कंजम्पशन फाइनेंस, कंज्यूमर फाइनेंस का हिस्सा है। प्रीवियस साइकिल जो स्पेशली प्री कोविड की करीब डिकेडल साइकिल थी, वो ज्यादा कंजम्पशन ड्रिवन ग्रोथ की साइकिल थी। और जब कंजम्पशन ड्रिवन ग्रोथ थी तो जो फाइनेंसिंग कंजम्पशन को कर रहे थे उन्होंने भी बहुत अच्छा बिजनेस किया और अच्छी ग्रोथ की। करंट साइकिल जितने अभी तक नजर आ रही है और जहां फ्यूचर एस्टिमेट्स हैं, करंट साइकिल ज्यादा कैपेक्स डोमिनेटेड है, ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर डोमिनेटेड है। तो जो बिजनेसेस, जो लेंडर्स कैपेक्स ओरिएंटेड लेंडिंग कर रहे हैं, उनकी ग्रोथ, उनकी मार्जिन्स, उनकी ओवरऑल क्वालिटी थोड़ी बेटर नजर आ रही है।
तो मैं क्लासीफाई इंस्टेड ऑफ बैंक एनबीएफसी के बजाय इस तरह से करना चाहूंगा कि जहां पे कंज्यूमर फाइनेंस के सवाल है वो उस जगह पे ग्रोथ वहां पे क्वेश्चन मार्क ज्यादा है, जहां पे कैपेक्स ओरिएंटेड लेंडिंग है वहां पे ग्रोथ विजिबिलिटी ज्यादा है एंड मार्जिन्स की भी विजिबिलिटी बेटर है। क्योंकि हम बैंक्स की बात कर रहे हैं, आलोक मैं आपसे एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव लेना चाहूँगी कि अब यहाँ से रुझान इंटरेस्ट रेट्स का क्या रहेगा। कंसिडरिंग ईसीबी ने वो रेट कट किया, अगले हफ्ते सबकी नज़रें फेड पर रहेंगी और उसके बाद देखना होगा कि आरबीआई अक्टूबर में क्या करता है। क्या आपको लग रहा है गिवन इंडियाज़ इन्फ्लेशन जो फिर से स्पाइक होता हुआ दिखाई दिया है, फूड इन्फ्लेशन जो कल ही डेटा आया, लेकिन दूसरी तरफ मैन्युफैक्चरिंग में पिकअप देखने को मिला है, ग्रोथ को चेज करने के पर्सपेक्टिव से आरबीआई भी रेट कट करेगा, स्पेशली जब बाकी दिग्गज इंस्टीट्यूशंस भी कर रहे हैं? डेफिनेटली आरबीआई भी हमारे हिसाब से रेट कट करेगी और हमारे हिसाब से और कंसेंसस भी यही है कि रेट हाइक साइकिल तो डेफिनेटली नहीं है। सवाल सिर्फ इतना उठता है कि रेट कट कब होते हैं। ईसीबी ने 2 बार कर दिया, यूएस के अभी फेडरल पॉलिसी आने ही वाली है। पहले डिबेट चल रही थी कुछ दिनों पहले तक कि 25 बेसिस पॉइंट का कट आएगा या 50 बेसिस पॉइंट का कट आएगा, और इन्फ्लेशन थोड़ा ज्यादा आने की वजह से एस्टिमेट्स आ रहे हैं कि शायद 25 बेसिस पॉइंट का कट आएगा। कहीं ये एस्टिमेट नहीं आता कि रेट कट नहीं होगा या रेट हाइक होगा। डेफिनेटली हम रेट कट साइकिल की तरफ जा रहे हैं। आरबीआई का रेट कट पॉसिबली हो सकता है कि यूएस के बाद आए, मे बी 1-2 महीने लेट आ जाए, बट हम भी उसी साइकिल के पार्ट हैं, ग्लोबली कनेक्टेड हैं। मुझे नहीं लगता है कि बहुत समय तक ऐसा होगा कि यूएस रेट कट कर चुका हो और इंडिया में रेट कट ना हो। इस माहौल में फिर इक्विटी मार्केट्स किस तरह के रिटर्न्स रफली आगे देते हुए दिखाई देंगे? और अगर आप भारत में, जो आप वीरू से पहले भी डिस्कस कर रहे थे, जिस तरह का फंड फ्लो आया है, रुझान अगर एफआईआईज का लौटने लगा है, वो लीडरशिप किन स्टॉक्स में आती हुई दिखाई देगी? यूजुअली हम देखते हैं निफ्टी 50 की वो बैंकिंग काउंटर्स, कुछ चुनिंदा आईटी कंपनियों में एफआईआईज सबसे पहले पैसा लगाना शुरू करते हैं। क्या उन्हीं तरफ वो फ्लो आने वाला है या फिर कुछ अब की बारी हटकर आएगा? जी बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन है आपका। 2 पार्ट में अगर मैं डिवाइड करूं मॉनेटरी पॉलिसीज को, तो एक पार्ट आ गई आपकी जहां पे रेट कट्स होते हैं। रेट कट होना इज पॉजिटिव वैल्यूएशंस के लिए, तो जिसके वजह से रिस्की एसेट्स लाइक इक्विटी उनको वैल्यूएशंस का सपोर्ट मिलता है, तो वो पॉजिटिव होते हैं इक्विटी के लिए। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि जो सेंट्रल बैंकर्स बॉन्ड बाइंग कर रहे हैं या बॉन्ड सेलिंग कर रहे हैं, और उनकी वो जो पेस है वो कम हो रही है या बढ़ रही है, क्योंकि वो बताती है कि ओवरऑल लिक्विडिटी जो सिस्टम में है वो बढ़ रही है या कम हो रही है। जब लिक्विडिटी बढ़ती है तो वो रिस्क ऑन रैली ला सकती है। आपने हाल ही में देखा था दैट टिल मार्च फेडरल रिजर्व करीब करीब $95 बिलियन पर मंथ सेल करती थी। उन्होंने अनाउंस किया कि वो अपनी बॉन्ड सेलिंग प्रोग्राम कम करेंगे। अगले 4-5 हफ्ता ग्लोबल मार्केट्स पॉजिटिव रहे। $95 बिलियन पर मंथ की सेलिंग उनके करीब $60 बिलियन के आसपास आ चुकी है पर मंथ पे। अगर उन्होंने ऐसा कुछ अनाउंस किया, कभी आई डोंट नो कब, लेकिन अगर अनाउंस करते हैं कोई मीटिंग में कि वो $60 बिलियन और फर्दर कम करेंगे, वो भी काफी पॉजिटिव हो सकता है इक्विटी मार्केट्स के लिए। तो रेट कट के अलावा लिक्विडिटी इंजेक्शन या लिक्विडिटी जो मार्केट में डाल रहे हैं या मार्केट से निकाल रहे हैं, वो बहुत मैटर करता है। एफआईआईज का आपने जैसे नोटिस किया, यूजुअली वो जो इंडेक्स हेवी वेट होते हैं वहां पैसे पहले आ जाते हैं। तो आपने देखा बैंकिंग और आईटी सेक्टर रिसेंटली भी काफी अच्छा किए, बट इनमें से सारे मार्केट्स में जो सेगमेंट्स में ग्रोथ सस्टेन हो पाए, हायर ग्रोथ रेट रह पाए, उसकी सर्टेनिटी रह पाए और सस्टेन हो पाए, उन सेगमेंट्स में फ्लोज मेरे हिसाब से, हमारे हिसाब से बरकरार रह सकता है। लेकिन जहां पे ग्रोथ थोड़ी कम रह जाए, वहां पे इनिशियल मूवमेंट के बाद में कंटिन्यूस फ्लो आना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। अच्छा आलोक जी, पॉसिबली आपसे आखिरी प्रश्न यहाँ पे, जब पूरा विश्व मतलब एक एज पे खड़ा है रेट कट्स के, और इस रेट कट की साइकिल मतलब शुरू होने से पहले हम कमोडिटीज़ का एक बहुत स्वर्णिम दौर देख चुके हैं। मेरे ख्याल से मेटल्स में मैं प्रेशियस मेटल्स को देख रहा हूँ, फेरस नॉन फेरस ग्रुप एक बड़ी साइकिल देखी हमने, जो कि शायद मिड 22 में शुरू हुई थी, अभी तक कायम रही वो।
मेटल्स को आप लोग कैसे अप्रोच करेंगे इसके बाद? क्या मेटल्स में प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करना चाहिए? मैं फेरस नॉन फेरस दोनों क्लास की बात कर रहा हूँ। जहाँ तक मेटल्स का सवाल है, मेटल्स का नाम आते ही सबसे पहले चाइना में क्या हो रहा है उस पर बहुत डिपेंड करता है, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा उत्पाद और खपत दोनों चाइना में ही सबसे ज्यादा है। एंड वहाँ थोड़े स्लो डाउन के साइंस ज्यादा दिख रहे हैं, जिसके वजह से हमने देखा मेटल प्राइसेस हो चाहे वो सेक्टर हो वो थोड़ा वीकन हुआ है। तो ग्रोथ विजिबिलिटी वहाँ डेफिनेटली कम है रिलेटिव टू अदर सेक्टर्स, इसीलिए मैं अदर सेक्टर्स पे ज्यादा ध्यान देना चाहूंगा। ज्यादा वेट करूंगा दैट अगर चाइना या अदर मार्केट्स में डिमांड इन मेटल्स की ज्यादा हो, इन्वेंटरी लेवल्स गिरे, तो दैट उस समय मेटल्स को ज्यादा पॉजिटिवली देख सकते हैं। राइट नाउ उतना पॉजिटिव नहीं। ओके आलोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस चर्चा में आज शामिल हुए और मुख्य बिंदु यहाँ पे सभी पे बात करी हमने। बहुत बहुत शुक्रिया एंड हैव अ नाइस वीकेंड सर। और लौटते हैं निफ्टी पर करीब